जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट में भाषा एक, और उसमें हम लोग पहला ही टॉपिक शुरू कर दिए थे वर्णमाला। आपके सिलेबस में जैसा लिखा था कि संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, नासिक वर्ण कौन से होते हैं, ड और ढ को क्या कहते हैं, उसमें उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये सब अलग अलग करके पॉइंट उसमें दिए आपके सिलेबस में। लेकिन हम लोग इसको वर्णमाला में समाहित करके कल पूरा पढ़ के खत्म कर दिए थे इसको। वर्णमाला पढ़ने में एक टॉपिक बच गया था जिसका नाम था उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को लेकर के एक दो सवाल आ जाते हैं कई बार, क्या मतलब हर बार आ जाते हैं लगभग। तो हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो उच्चारण स्थान पहले होता क्या है इसको समझ लीजिए, नहीं तो रटने से काम चलता नहीं भाई, है ना। क्योंकि अब छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, हर जगह कंसेप्ट पूछे जाते हैं आपसे, केवल रटने का मामला बचा नहीं है। उच्चारण स्थान दरअसल शुरू होता है कंठ से। ये जो गला है इसी को क्या कहते हैं, कंठ। तो कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं कि ऐसे लगता है कंठ से जब बाहर निकल रही हों, तो बाहर उनका यानी कि हमारे मुख के अंदर स्पर्श कम होता है, यानी कि वायु बाधित कम होती है, डायरेक्ट कंठ से बाहर निकल जाती है। यानी हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कंठ ध्वनियां होती हैं उनको बोलने में जो हमारा प्राण वायु है, वो वोकल कार्ड जो लगा है यहाँ पे गले में, वोकल कार्ड इसको बोलते हैं। यानी कि स्वर तंत्री कुछ लोग इसको कहते हैं, स्वर तंत्री से निकल के सीधे बाहर आ जाते हैं। तो उन ध्वनियों को हम लोग कंठ ध्वनिया कहते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, कंठ ध्वनिया। कंठ के बाद क्या आता है, कंठ के बाद आता है तालु। तालु मुख के अंदर कौन सा भाग है, तालु वही भाग है जहां आपकी जीभ ऊपर की तरफ सटती है। जब आपकी जीभ बोलने में ऊपर की तरफ सटती है तो उसे क्या कहते हैं, तालु। जैसे कि आप बोले च, हमारे साथ आप लोग एक बार बोल के देखेंगे। बोलिए च। जब बोलते हैं च, तो आपकी जीभ जिस जगह पे इसमें सट रही है उसी को क्या कहते हैं, तालु। च। बोलना हो आपको छ, तो पूरी जीभ का जो मध्य भाग है वो पूरा ऊपर जाता है और ऊपर बाद में सटता है वो, छ। आपको बोलना हो कभी ज, ज। ज बोल के देखिए एक बार, आपकी पूरी जीभ जाके ऊपर सट जाती है, ज। फिर आप बोलिए झ। तो झ बोलने में जीभ जिस स्थान पे ऊपर जाके सटती है उसी को कहते हैं तालु। ये हो गया। तो कंठ हो गया। कंठ से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ऊपर के हिस्से में क्या है, तालु। तालु के बाद शुरू होता है मूर्धा। तालु के बाद एक शब्द है मूर्धा। मूर्धा क्या कहते हैं, आप कभी बोल के देखिएगा र। बोलिए हमारे साथ र। तो जब आप र बोलते हैं तो र बोलने में आपकी जीभ जिस स्थान पे जाके सटती, इधर दांत के पीछे साइड, दांत के पीछे साइड और तालू के थोड़ा सा आगे वाला भाग जो है उसको क्या कहते हैं, मूर्धा। यानी जो अंदर की तरफ थोड़ा सा मोटा सा उभरा हुआ भाग होता है उसी को कहते हैं मूर्धा। र बोलिए र। एक बार बोल के देखिए ट। ट बोलिए ठ। जीभ इस समय जहां पे जाके टकरा रही है आपकी उसी भाग को कहते हैं मूर्धा। ये हो गया मूर्धा। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया। दंत। एक ध्वनि होती है दंत। जैसे आपको बोलना त, एक बार बोल के देखिए खुद से, त, थ, द, ध। ये समय हमारी जीभ जिस जगह पे जाके टकराई आप देखेंगे कि डायरेक्ट आके दांत से टकराती है ना। इसे बोलना त, थ, द। तो इस समय हमारी जीभ जो है दांत से आके टकराती है, तो इसको क्या कहते हैं, दंत ध्वनिया। यानी कि मोटी मोटी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राण वायु जिस जगह जाके बाधित होती है उसी को उच्चारण स्थान बोलते हैं। इतनी बतिया समझ रहे हैं नहीं हमारी। प्राण वायु जिस जगह पे बाधित होकर के मुख बिंदु से बाहर आती है उसी स्थान को बोलते उच्चारण स्थान है। जैसे आपको बोलना हो ह, एक बार बोल के देखिए हमारे साथ, ह। जब ह बोलते हैं ना तो यहाँ से हवा निकलने के बाद, गले से हवा निकलने के बाद कोई अवरोध ही नहीं होता है। जैसे बोलिए क, क। तो एक बार जब यहाँ से आवाज निकल गई तो बाहर कोई अवरोध नहीं, इसलिए इनको कहते हैं कंठ ध्वनिया। इतनी सी बात है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। एक ध्वनि होती है होस्ट, यानी जो आपके ओठ हैं, ओष्ठ ध्वनिया उनको बोलते हैं। जैसे कभी आपको बोलना प, हमारे साथ बोलिए प, फ, ब। तो आप देखेंगे कि अंदर कहीं कुछ नहीं हो रहा, दोनों ओठ आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो जा रहे हैं। प, फ, ब। यानी कि प, फ, ब, भ, म तक आप जाएंगे तो क्या होते हैं, ओष्ठ ध्वनि आती है। ठीक बात।
तो इन्हीं ध्वनियों को जरा हम लोग समझ लेते हैं पूरे वर्णमाला में कौन सी ध्वनियां कहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बनाइए। पहला, कंठ ध्वनि। उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में पहला एक बार बनाइए कंठ ध्वनि, है ना, कंठ से। तो कंठ से कौन कौन सी ध्वनि आती हैं, लिखिए हमारे साथ। अ, क, ह, और लिखिए विसर्ग। और क्या लिखना आपको, विसर्ग। अ, क, ह, विसर्ग। अ, क, ह और विसर्ग। तो जरा इसकी एक बार हम समझाते हैं आपको। अ का मतलब क्या हुआ, छोटा अ और बड़ा अ, ये दोनों ध्वनियां किसकी हैं, कंठ की ध्वनियां हैं। दोनों ध्वनियां कैसी हैं, कंठ की हैं। क का मतलब होता है क, ख, पूरा क वर्ग इसमें आएगा, क, ख, ग, घ, अंगा को छोड़ देंगे। एक आता है ह, और विसर्ग का मतलब अह, जिसको आप लोग कहते हैं, विसर्ग का मतलब क्या, अह। ये सारी ध्वनियां कंठ में आती हैं, जरा नोट कर लीजिए आप लोग। पहले इतना याद रखेंगे, अ, क, ह और विसर्ग। कौन कौन से, हमारे साथ बोलिए। अ, क, ह और विसर्ग। विसर्ग का मतलब अह, जिसको आप लोग कहते हैं, है ना, वो गया विसर्ग। तो अ, क, ह और विसर्ग, ये ध्वनियां कंठ की ध्वनियां कहलाती हैं। तो अ में चाहे छोटका अ आप कहिए चाहे बड़का अ कहिए, यानी किसी को ग्रामर की भाषा में कहते हैं ह्रस्व अ दीर्घ अ। तो ह्रस्व अ दीर्घ के चक्कर में मत पड़िए, आप इतना समझिए, छोटका अ और बड़का अ, दोनों अ किसके हैं, कंठ के हैं। क, ख, ग और घ तक, अंगा तक नहीं जाना है। कल अंगा को हम आपको बताए थे कि अंगा इया, ड़, न और म, ये नासिक के होते हैं, यानी कि नाक से बोले जाते हैं। जब आप बोलते हैं, नाक से बोलने का मतलब ये नहीं कि हम लोग नाक में बोलेंगे, ऐसा ना। नाक से बोलने का मतलब कि जब हम बोलते हैं तो प्राण वायु नाक के सहारे से बाहर आती है, इतना सा मतलब है। इसलिए हम लोग अंगा को छोड़ते हैं। क, ख, ग, घ, और ह का मतलब ह और विसर्ग का मतलब अह। इतनी ध्वनियां कंठ से बोली जाती हैं, नोट करिए। अभी बाद में हम आपको एक कविता बता देंगे कि एक कविता ऐसे है कि अकह विसर्ग कंठ राम, हम लोग ऐसे कविता बना बना के याद किए थे इसको, जो खुद पढ़ते थे। अकह विसर्ग कंठ राम, है ना, अकह और विसर्ग, तो सिंपल। अभी विसर्ग में आपको फंसाता है। आप क याद कर लेते, अ याद कर लेते, विसर्ग पूछ देगा कहाँ से बोला जाता है, तो आप कहेंगे पता नहीं नासिक है कि कंठ है, तो भाई बोल के देखो ना एक बार। अह, अह, तो गले के बाद कहाँ कोई रोकने वाला है आपको। चलिए, ये हो गए कंठ की ध्वनियां, मिटाएं इसको। कंठ के बाद क्या बताएं, तालु। कंठ के बाद क्या, तालु। तालु को कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा तालव्य। तालु को ही क्या कहते हैं, तालव्य। अब इस तालव्य में तब कौन कौन सी ध्वनियां आएंगी, तो जो तालु से बोली जाती हैं। भाई तालु से बोलने का मतलब ये आपको समझाए कि बोलते समय वायु जो है कहाँ जाके टकराएगी, तालु से, तो उसको तालु ध्वनिया बोलते हैं, या तालव्य ध्वनिया बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं ई, च, य, स, बड़का सा लिखेंगे। इच, यस भी है तालु में। चलिए, ई का मतलब क्या हुआ, जरा लिखिए, फिर प्रसार करिए इसका। छोटकी ई लिखिए चाहे बड़की ई लिखिए, यानी ह्रस्व ई लिखिए चाहे दीर्घ ई लिखिए। च का मतलब क्या होता है, पूरा च वर्ग, च, छ, ज और झ, च, छ, ज और झ। एक शब्द बचा है य, और एक शब्द होता है बड़ा वाला स, इसको बोलते हैं तालव्य स, इस स का नाम ही होता है। ये वाला जो इसको हम लोग कहते हैं बड़का स, पहले पढ़े थे एलकेजी में, उसी को दरअसल कहते हैं तालव्य स, है ना। चलिए, तो इतना एक बार बनाइए। ये तालु की ध्वनियां हैं, तालु। इच, यस, आप ऐसे याद रखेंगे, इच, यस। जैसे उसमें क्या था, अकह विसर्ग, पहले वाले में क्या था, कंठ वाले में बताए अकह विसर्ग, तालु वाले में क्या बताए, इच, यस, इच, यस। तो ई में छोटकी ई बड़की ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, च, छ, ज और झ, यहाँ को छोड़ देंगे लास्ट वाले को, य और स, यस, इच, यस। सो सिंपल, इच, यस भी है तालु में। फिर बाद में कविता लिखा देंगे आप लोगों को, तो और आसानी हो जाएगी। इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग।
नोट करने में अगर हम जल्दी मिटा दे रहे हो तो आप लोग वीडियो वहीं पे रोकेंगे और नोट कर लेंगे आराम से, है ना। चलिए एच भी है तालु में। अब तालु हो गया, अब कौन सा, अब आइए मूर्धा पे। अब कौन सी ध्वनिया बनानी है, मूर्धा ध्वनि जरा बनाओ। एच भी है तालु में हो गया। चलिए अब इसमें आता है रिट रस, बनाओ जरा एक बार। रिट रस, अच्छा रस में इस थोड़ा वाला सा जिसको आप लोग मूर्धन्य सा कहते हैं, ये वाला बनाएंगे। तो री का मतलब हो गया री, री का मतलब हो गया री। ट का मतलब होता है पूरा ट वर्ग, यानी ट, ठ, ड और ढ, और आ तो छोड़ ही देंगे। रस का मतलब र हो गया, और स का मतलब ये मूर्धन्य वाला स हो गया, इसका तो नाम है मूर्धन्य स है। तो ये सारी ध्वनियां मूर्धा के द्वारा बोली जाती हैं। ये सारी ध्वनियां किसके द्वारा बोली जाती हैं, मूर्धा के द्वारा। रिट रस, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, रिट रस मूर्धा, ऐसा आप कह सकते हैं, या मूर्धा रिट रस। अकह विसर्ग कंठ, इच यस तालु, रिट रस मूर्धा। कितनी सी तो बात याद कराए हैं, और कितनी सी बात याद कराए हैं, है ना। मतलब लोग दुनिया में पता नहीं क्या क्या याद कर जाते हैं, पूरा 5 मिनट का गाना याद कर जाते हैं। आप दूसरे डायलॉग में याद कर पाएंगे, गुरु जी बिल्कुल कर पाएंगे। तो रिट रस, री हो गया, ट ठ ड ढ हो गया, र और स हो गया। मिटाते हैं इसको। रिट रस मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं। अब बचा कौन सा भाई साहब, रिट रस हो गया, अब बचे दंत। दंत ध्वनिया लिखिए, दंत। दंत ध्वनिया में आती हैं कौन कौन सी, एक तो आता है त, और एक आता है लस। आप इसको ऐसे याद कर सकते, त और लस, या तो तलस एक बार कह सकते हैं ना, जैसे भी आप सुनेंगे। तो त का मतलब पूरा त वर्ग, त, थ, द और ध, न नहीं, न को छोड़ देंगे, त थ द ध। और ल का मतलब होता है ल, और स का मतलब होता है छोटका स, इसको दंत स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दंत स। तो ये हो गया त ल स, तलस, ऐसे आ गया कर सकते हैं, है ना। तो तलस में पूरा त थ द ध ल और स, ये दंत की ध्वनि हो गई। याद लिख लीजिए इसको। दंत की ध्वनि में कौन सी आती है, त थ द ध ल और छोटा वाला स। बोल के देख लेंगे एक बार खुद से तो समझ में आ जाएगा। ये दंत ध्वनि है, इसको याद करने का ट्रिक एक ही है, लस याद रखिए इसे, तलस, है ना, जैसे कलश होता है, शायद तलस बना लीजिए, क्या करेंगे समझिए। ये हो गया दंत, इसको मिटाते। आगे देखिए, अब ओष्ठ ध्वनिया कौन कौन सी आती हैं, ओष्ठ। ओष्ठ ध्वनिया में आते हैं उप। कौन कौन सी ध्वनिया आती हैं, उप। उप का मतलब क्या हो गया, छोटका ऊ और चाहे बड़का ऊ, यानी हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ। और प, फ, ब और भ, है ना। कहेंगे म तो थोड़ा सा मतलब नासिक में आ जाता है। चलिए इतना, उ उ, प फ ब भ, है ना। म जब आप बोलते हैं तो थोड़ा सा नासिक में हो जाता है, क्योंकि अन्ना इयाड़ा न और म के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो उप आते हैं ओष्ठ में, उ उ, प फ ब और भ। हो गया यहाँ तक, उप आते हैं ओष्ठ में। हो जाए तो मिटाएंगे इसको। चलिए अब एक को आप लोग और लिखिए, ये हो गया ओष्ठ, एक होता है दंतोष्ठ, नहीं तो आप लोग इसको भूल जाते हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब हो गया दंत प्लस ओष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब क्या होता है, दंत प्लस ओष्ठ। इसमें केवल व आता है, इसमें क्या आता है, एक शब्द होता है व, इसमें क्या है व। दंतोष्ठ में केवल एक ही वर्ण आता है, शब्द नहीं, वर्ण, एक ही वर्ण या एक ही ध्वनि आती है, जिसका नाम क्या है, व। तो इसको याद रखें, ये खूब पूछा जाता है, आप देखेंगे कि जाएंगे परीक्षा देने तो ये वाला आपको जरूर दिखेगा। मतलब इसके तो स्टारे बना लीजिए, यही पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि ये अलग से है ना दंतोष्ठ, ऐसा करके। चलिए तो
हम लोग आ देख लिए, ई और ई देख लिए, उ देख लिए, री तक देख लिए, बचे कौन से? ए, ओ और औ, है ना। ए देख बचे हैं, ओ और औ। तो आप ये बताइए, अगर ए बनता है किससे पहले? अ से बनता है और ई से बनता है। अ और ई मिलते हैं, चाहे बड़ा अ छोटी ई मिले, चाहे छोटा अ बड़ी ई मिले, यानी कि अ वाला और ई वाले मिलेंगे तो क्या बनते हैं? ए और ए बनते हैं, इस तरह से। तो जब अ और ई के मिलने से ए ए बनते हैं, तो जो जो उससे मिले होंगे वैसे भी बनेंगे, यानी कंठ और तालु से क्या बनेंगे? ए और ए बनेंगे। ए ए और ए किससे बनेंगे? कंठ और तालु से। लिख लीजिए ए ए, ये दोनों बनते हैं कंठ तालु। चलिए, बचा कौन? ओ और औ। ये दोनों कैसे बनेंगे? ये बनते कैसे हैं? ये बनते कैसे हैं? अ और उ मिलाने से, है ना। तो अ किस में आता है? कंठ में आता है, और उ आता है ओष्ठ में। इसको बोलते हैं कंठोष्ठ। चलिए, लिख लीजिए इसको। ए ऐ बनते हैं कंठ तालु से, ओ औ बनते हैं कंठोष्ठ से। इसको याद करने का तरीका, याद मतलब नहीं करना है, इसको समझ लेना है कि दोनों बनते कैसे हैं। ऊपर जो हम लोग लिख के आए हैं अभी, कि मतलब जैसे अकह विसर्ग हो गया, इचयस हो गया, रिटरस हो गया, कलश वाला हो गया, है ना। तो इससे बन जाते हैं, आप परीक्षा में बड़े आराम से बना पाएंगे अगर समझेंगे तब। चलिए, एक बार एक हम छोटा सा कविता टाइप इसको लिख देते हैं, आप लोग उस कविता को लिख लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, है ना। मतलब ऐसा हम सोचते हैं। चलिए, हम लोग लिख लेते हैं इसको, आप लोग एकदम स्टार बना के लिखेंगे, है ना। ऐसे एक स्टार बनाएंगे और इसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि अकह विसर्ग, अकह विसर्ग कंठ में, अकह विसर्ग कंठ में, इच यस है तालु में, इच यस है तालु में, रिट रस, रिट रस जानो मूर्धा, रिट रस जानो मूर्धा, है ना। और कलश, मतलब कलश आते हैं दंत में, कलश आते हैं दंत में, है ना। इसके आगे आप लिख सकते हैं उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, केवल व, ये कहाँ आता है? दंतोष्ठ में। आप लोग याद कर लेंगे। देखिए, लिखा गया है अकह विसर्ग कंठ में, इचयस है तालु में, रिटरस जानो मूर्धा, और कलश पुका आते हैं दंत में, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। बाकी जो ए ऐ और ओ औ बच रहे हैं उनको आप लोग बड़े आराम से बना लेंगे इससे, कि अ आते हैं कंठ में, ई आते हैं तालु में, यानी ए और ऐ हो गए कंठ तालु। अब ये बन गया कौन सा? ओ और अ। तो अ आते हैं कंठ में, उ आते हैं ओष्ठ में, तो कंठोष्ठ की ध्वनिया हो गई, वह दंतोष्ठ की ध्वनिया होती है। तो ये था पूरा, है ना। ये क्या था पूरा अपना? उच्चारण स्थान को लेकर के। चलिए, इसको आप लोग लिख लेंगे, हम थोड़ा सा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे भी करेंगे इसको निपटाएंगे अपना। स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, याद कर लेंगे, गा गा के याद करेंगे, घूम घूम के याद करेंगे, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे इसको याद कर लेंगे। ये अपना हुआ वर्णमाला खत्म हो गया, यानी हम लोग यूपी टेट का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जहां से लगभग 3-4 क्वेश्चन आने तय माने जाते हैं, उसको हम लोग निपटा दिए वर्णमाला में। ठीक बात। अब अगर आपको वर्णमाला में कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे जो आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे, है ना। अगर हमारी तरफ से कोई गलती है, कोई शब्द पे या कहीं कोई टॉपिक गलत हुआ है, तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये गलत हुआ है, आप इसको सुधारिए, है ना। तो उससे सुधार हो जाएगा, क्योंकि मानवीय भूल हो सकती है, ऐसा कोई है नहीं।
तो ये था पूरा हमारी तरफ से खत्म हो गया। अब आप लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, नहीं आता है तो दोबारा से पूछेंगे और ऐसे पूछेंगे जैसे ऑफलाइन में पूछा जाता है। पूरी की पूरी वीडियो का उपयोग ऐसे करना है कि जैसे ऑफलाइन तरीके से, कॉपी कलम लेके बैठा करिए, जब वीडियो देखिए तो चीजें नोट करते हुए चलिए, समझते रहिए। तो खूब मेहनत से तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, जय हिंद।